नफरत है तुम्हारे अंदर, हम सबके अंदर। मां से नफरत, बाप से नफरत, प्रेमी से नफरत, और जब अफवाह फैलती है ना तो ये नफरत हथियार बन जाती है, एक मारक हथियार। ईमानदारी की आग में पकी मेहनत की रोटी में बहुत ताकत होती है। हम जहां रहते हैं वहां की बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम दूसरों के घाव दिखाकर अपने घाव छिपाना चाहते हैं। जी नहीं, मैं ये सब जानकारी बघार कर आपके ज्ञान के प्रकाश पर ग्रहण नहीं लगाना चाहता, बल्कि ये कुछ एक डायलॉग हैं हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ग्रहण के, जो कि शो मेकर्स के अनुसार 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में छाया था। प्यार अंधा होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इस सीरीज में देख भी लीजिए, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका और उसके घर वालों को बचाने के लिए तो जी जान लगा देता है, लेकिन पूरे शहर को अपने ही हाथों से आग लगा देता है। हालांकि हीरो है तो एक एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है कि वो दंगे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने दंगा करने वालों को लूटपाट में लगाकर होने वाली हत्याओं को कम जरूर कर दिया था। वैसे शो का हीरो पहले ही एपिसोड से जो बात सबसे छिपा कर रख रहा था, मतलब जिस बेस पर पूरी कहानी गढ़ी गई थी, वो इतनी खास नहीं थी कि ऑडियंस बचा ही ना पाती। हालांकि इस अंत पर बेस करके कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे ये सीरीज क्राइम, थ्रिलर, एक्शन सीरीज बन जाती है। दरअसल ग्रहण 1984 के सिख दंगों की आड़ में एक प्रेम कहानी दिखाने की कोशिश है। जी हां, लव स्टोरी। झारखंड के बोकारो की पृष्ठभूमि में रची गई 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज, इसका हर एपिसोड लगभग औसतन 45 मिनट का है, जो 1984 और 2016 के बीच घूमता ही रहता है। जी हां, कहानी कभी वर्तमान में चलती है तो कभी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब बात करते हैं ग्रहण सीरीज की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग की। यह कहानी सत्य व्यास द्वारा लिखे गए नॉवेल 84 पर आधारित है, जो सीरीज के हर एपिसोड में पहले ही लिख दिया गया है। सत्य व्यास खुद बोकारो से ही संबंध रखते हैं, इसलिए बोकारो को ही केंद्र में रखकर इस कहानी को लिखा गया है। वैसे उनके हर नॉवेल का नाम किसी न किसी शहर पर ही आधारित है, जैसे बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, बागी बलिया, उफ कोलकाता। इस सीरीज का लेखन किया है अनु सिंह चौधरी, नवजोत गुलाटी, विभा सिंह, प्रतीक पयोधी, रंजन चंदेल और शैलेंद्र कुमार झा ने। कहानी में राजनेताओं के लोभ लालच में जातीय दंगे, दंगों की बदौलत आम आदमी को होने वाले नुकसान, दंगों का कारण और उन दंगों की आग में हाथ सेकने वाले और लीपापोती करने वाले सरकारी तंत्र को भी उजागर किया गया है। लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो इतने लेखकों के होने के बावजूद कहानी अंत तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाती। जी, कुछ एक संवाद अवश्य ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ी गलतियां कर दी गई हैं, जिससे अंत तक स्क्रीन प्ले गड़बड़ाने लगता है। कई जगह तो ऑडियंस को आगे होने वाली कहानी का अंदाजा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी किरदारों से उनको बुलवाया गया है। मसलन सीरीज के अंत में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पालने वाला संजय सिंह जेल जाते जाते ये क्लियर कर ही देता है कि उसके पीछे भी किसी का हाथ था और उसे तो सिर्फ मोहरा बनाया गया, जबकि ऑडियंस को यह बात पहले ही समझ आ जाती है। हाफ टी शर्ट में बैठे नेता से उनकी पत्नी गर्म पानी से नहाने के लिए कहती है। गर्मी के कपड़ों में बैठे सब लोग हाथ सेक रहे होते हैं और अंत में एसआईटी इंचार्ज बेटी और शो की मुख्य पात्र अमृता सिंह दंगों के आरोपित अपने पिता पर गर्व करने लगती है। जिस तरह से लेडी एसपी और डीएसपी 84 में सिख दंगों की तर्ज पर प्लान किए गए हिंदू मुस्लिम झगड़ों को रोकते हैं, अंत में जिस तरह कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है वो बचकाना सा लगने लगता है। लोगों के पास सीधा एसपी का फोन नंबर होता है। काश हम सबके पास भी अपने अपने शहरों के एसपी का फोन नंबर होता, जिसे हम जब चाहे सीधा खड़का सकते हैं। जी हाँ, इस तरह स्क्रिप्ट में कई छोटे छोटे झोल किए गए हैं जो इतने लेखकों के होने के बाद किसी भी तरह सही नहीं ठहराए जा सकते। इस सीरीज की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग आपको दंगों में पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति जरूर पैदा करवाएंगे। अब बात करते हैं पात्र और उनके अभिनय की। ग्रहण के मेकर्स के अनुसार यह सीरीज मुख्य तौर पर 4 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि
हर एपिसोड के शुरुआत में इन्हीं का नाम दिया गया है। वैसे 3 से 4 और पात्र भी हैं जो इसमें जान डालने की भरसक कोशिश करते हैं और इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। ये कहानी प्रेमी जोड़े की है जिसमें प्रेमी ऋषि रंजन का किरदार अंशुमन पुष्कर ने और प्रेमिका मंजीत छाबड़ा उर्फ मन्नू का किरदार वामिका गबी ने निभाया है। अंशुमन इससे पहले जामताड़ा, काठमांडू कनेक्शन वेब सीरीज में दिखे हैं, तो वामिका हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। इस सीरीज में दोनों ही अपने किरदारों से न्याय करते हैं। वहीं अंशुमन मतलब ऋषि रंजन के बुढ़ापे वाला रोल, मतलब 32 साल बाद वाला रोल पवनराज मल्होत्रा ने निभाया है। पवन ने हालांकि उस दौर में अभिनय शुरू किया था जिस दौर की ये कहानी दिखाई गई है, मतलब 1984 के आसपास, और वो अब तक कई फिल्मों और सीरियल में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है, लेकिन शुरुआत में कहीं कहीं मेकअप के कारण उनका किरदार अखरता भी है। वहीं सीरीज की मुख्य पात्र अमृता सिंह जोया हुसैन बनी हैं, जो रांची की एसपी होने के साथ साथ एसआई टीम की अधिकारी हैं। यह अधिकारी 32 साल बाद 1984 के दंगों की आग के पीछे के कारणों को खोजती है, जो पाती हैं कि उन्हीं के पिता बोकारो में 1984 के दंगों के मुख्य आरोपित हैं। जोया ने अपने किरदार को अच्छे से जिया है, लेकिन कई दृश्यों में उनके हाव भाव और भी बेहतर हो सकते थे। वो कहीं कहीं अपने किरदार को छोड़ती हुई नजर आई हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जोया है कौन। जोया कुछ वर्ष पहले अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म मुक्काबाज में थी, जिसका लेखन इस सीरीज ग्रहण के निर्देशक रंजन चंदेल ने किया था। इस सीरीज के कई दृश्य अभिनय के लिहाज से शिथिल पड़े हैं, जिसके लिए एक्टिंग कोच पूजा स्वरूप की भूमिका संदेहात्मक कही जा सकती है। इनके अलावा संजय सिंह बने टीकम जोशी चरित्र को अच्छे से निभाते हैं। वो अगर वाचिक अभिनय मतलब बोले गए शब्दों के साथ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते तो उनका किरदार और भी अच्छा बन सकता था। उनके कई दृश्यों को शायद रीटेक के द्वारा बेहतर किया जा सकता था। हालांकि वो 1984 और 2016 दोनों ही समय के किरदार के अनुरूप अच्छे लगे हैं। टीकम थिएटर के अनुभवी और मंझे हुए कलाकार हैं, पर स्क्रीन पर उन्होंने बहुत अधिक काम नहीं किया है। इस सीरीज के बाद उम्मीद की जा सकती है कि टीकम हमें कई अन्य फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई देंगे। वहीं डीएसपी बने शाहिदुर रहमान कई बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, जिनमें किडनैप, बाटला हाउस, काबिल, भाग मिल्खा भाग आदि शामिल हैं। उन्होंने कुछ ही वर्षों में अलग अलग किरदारों को निभाया है। इस सीरीज में भी उनके हाव भाव और वाचिक अभिनय यानी वर्बल एक्सप्रेशन बढ़िया हैं। इसके साथ ही अगर सीरीज में अभिनय की बात की जाए तो लास्ट एपिसोड आते आते ये थोड़ा डगमगाती है। अब बात करते हैं म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की। अमित त्रिवेदी का संगीत इस वेब सीरीज को बेहतर तो बनाता ही है, लेकिन सीरीज का थीम म्यूजिक कई बार अखरने लगता है। वो कहते हैं ना कि अधिकता हर चीज की खराब करती है, बस कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मसलन वायलिन जब ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको अच्छा लगने की बजाय तंग करना शुरू कर देता है। ये शुरुआत में तो कई बार आपको झकझोर कर अपने सार्थक होने की कहानी बयां करता है, लेकिन वर्तमान और फ्लैशबैक के दृश्य भी संगीत की बदौलत वाकई अलग अलग लगते हैं। सीरीज के कई गाने ओ जोगिया या फिर यूं ही प्रेम आएगा खूबसूरत हैं, जिन्हें लगभग हर एपिसोड में डाला गया है। अब बात करते हैं सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग की। इस सीरीज के सिनेमैटोग्राफर यानी डीओपी हैं कमलजीत नेगी, जो मद्रास कैफे, विकी डोनर, पीकू, जॉली एलएलबी 2 आदि फिल्मों को अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। इस सीरीज के कई दृश्य तो बेहद खूबसूरत बन पड़े हैं, जबकि कई दृश्य शायद आर्ट वर्क की कमी के कारण झोल खाते हुए से प्रतीत होते हैं। वहीं एडिटिंग टीम भी बधाई की पात्र है, जो बेहद खूबसूरती से वर्तमान और अतीत यानी कि फ्लैशबैक के दृश्यों को परोसती है, जिसमें खास तौर पर दृश्यों के टोन का बदल जाना, दृश्यों के रंग का बदल जाना महत्वपूर्ण है। अतीत के दृश्यों में विशेष तौर पर सेपिया टोन का प्रयोग किया गया है, जो उसे वर्तमान के दृश्यों से अलग करता है। अगर सही अर्थों में कहा जाए तो प्यार, धोखा, गुस्सा, बदला आदि कई भावों को समेटे इस सीरीज में मनु और ऋषि की चुहलबाजियां अच्छी लगती हैं, जिनसे आज की पीढ़ी बेशक ना सही, लेकिन फिल्म के ही एक डायलॉग के मुताबिक मिलेनियम से पहले की पीढ़ी, जी हां, यानी पिछली सदी में होश संभाल चुकी पीढ़ी इनसे सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाएगी।
हमारे जैसे देश में जहां जात पात के नाम पर कभी सिख दंगे तो कभी कश्मीर से हिंदू पीड़ितों का पलायन, जी हां, कभी गोधरा कांड तो कभी दिल्ली दंगे होते हैं, वहां इस सीरीज को देखकर दंगों के बाद होने वाले दर्द को महसूस किया जा सकता है। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यह सीरीज डार्क थ्रिलर होने के साथ साथ शुगर फ्री लव स्टोरी साबित होती है, जिसमें कहीं कहीं मिठास तो नजर आती है लेकिन वो इश्क की चाशनी में भीगी नहीं रहती। जी हां, बल्कि अंत पहले ही पता चलने लगता है। इश्क को प्रोजेक्ट जरूर किया गया है लेकिन वो उतनी गहराई से नहीं उतरता। अगर आप संवेदनात्मक हैं, मतलब दूसरों के लिए आपके मन में संवेदना है और दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं तो जरूर देखिए ग्रहण। अगर आपको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, मतलब आपकी आइडियोलॉजी उस तरह की है कि जब तक समाज में कुछ भी होता रहे लेकिन उसकी आंच हम तक नहीं आएगी तो हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रहण देखकर आप ठगा सा महसूस करेंगे। वैसे कुल मिलाकर ग्रहण सीरीज सत्ता के गलियारों और सिख समुदाय के लोगों को तो झकझोरेगी ही, जो अभी तक न्याय की आस लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक याद रखी जाने वाली सीरीज नहीं बन पाएगी। कहा जा सकता है कि ग्रहण सीरीज के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और वेब सीरीज, फिल्म या फिर सीरियल की समीक्षा, मतलब रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि किस तरह का रिव्यू आप देखना पसंद करते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।